गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरी क्लासेज एकलव्य में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, इस वीडियो में हम समुदाय को देखेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम समुदाय को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सुनते हैं ना समुदाय, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है समुदाय किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में तो हम समुदाय को किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या संप्रदाय विशेष को मान लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, ईसाई समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्र में किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर, देश आदि को समुदाय मानते हैं, जैसे कि कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, इंदौर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं भी कोई भी जो प्रदेश है उसको हम समुदाय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और यहाँ पे लोगों का समूह जो होता है अस्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव हो, प्रांत हो या देश हो जिसमें अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, जहां पर लोगों का समूह निवास करता है, उसको हम समुदाय कह देते हैं। लेकिन अगर हम शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो ये अलग होता है। शाब्दिक दृष्टि से विचार करने पे हम पाते हैं कि समुदाय जो है अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से बना हुआ है, जिसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है कम तथा दूसरा शब्द है म्यूनिस। कम का अर्थ होता है टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठा रहते हैं। इनका संपूर्ण जीवन समानता यहीं पर व्यतीत होता है, जिसे हम समुदाय कहते हैं। अब हम समुदाय की परिभाषा को देखते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस लिखते हैं, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए बोगाडस लिखते हैं, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंश में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं या एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, इसको हम समुदाय कहते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए जॉर्ज लुंडबर्ग लिखते हैं, एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अनियोजित जीवन व्यतीत करती है, उसको हम समुदाय कहते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए मैकाइपर और पेज लिखते हैं, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वह किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर समान जीवन की मूलभूत दशाओं स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का समूह नहीं है, जो समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। समुदाय के आधार या आवश्यकता। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं समुदाय के आधार या आवश्यकता, जिसमें सबसे पहला आधार है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय को समुदाय कहने के लिए सबसे पहले व्यक्तियों का समूह जो है आ जाता है। व्यक्तियों के बिना समानता न तो सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का जो समूह होता है समुदाय के निर्माण के लिए सबसे पहले प्रमुख आधार होता है। दूसरा आधारभूत तत्व में आ जाता है या आधारभूत विशेषताओं में आ जाता है या आवश्यक तत्व में आ जाता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक हम उसे समुदाय नहीं कह सकते हैं। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा जाता है क्योंकि इनका अपना जो होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक यहाँ पर जो है व्यक्तियों का समूह निवास करता है, जिनकी सामान्य गतिविधियां होती हैं, जो समानतः एक ही गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनमें अपनत्व की भावना पाई जाती है। समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व में चौथा सबसे महत्वपूर्ण है तत्व है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना या इसे हम की भावना के नाम से भी पुकारते हैं।
समुदाय के निर्माण के लिए सबसे पहले व्यक्तियों का समूह में होना तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होना, इनके अलावा सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक चीज है। सामुदायिक भावना से तात्पर्य है कि हम एक हैं, हमारा समुदाय एक है, हम इनमें सुख दुख के साथी जो है सामान्य रूप से हैं। हम जो है दृढ़ता के सूत्र से बंधे हुए हैं, आदि से है। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय का अपना एक निश्चित संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में जो है कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो है कि अगर एक साथ नहीं रहते हैं या उनमें हम की भावना नहीं पाई जाती है, उनमें सामुदायिक भावना नहीं पाई जाती है, तब तक ये समुदाय के अंतर्गत नहीं आता है। और समुदाय जो होता है सामुदायिक भावना के लिए या इनके अंतर्गत आने के लिए जो होती है, तीन मुख्य बातें पाई जाती हैं। पहली बात है हम की भावना, अर्थात समुदाय के सदस्यों में परस्पर लगाव होता है और उनमें भाईचारे की जो होती है भावना पाई जाती है, उन्हें एकता के सूत्र में जोड़े रखती है। दूसरी चीज है दायित्व निर्वाह। प्रत्येक समुदाय के सदस्य जो होते हैं एक साथ मिलकर समूह में कार्य करते हैं, जिससे उनके कार्य में जो होता है सहयोग प्रदान होता है और उनमें दायित्व की भावना पाई जाती है। तीसरा जो होता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है निर्भरता की भावना। जो समुदाय होते हैं ना, वो लोग पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर होते हैं निर्भर होते हैं। वह एक दूसरे कार्यों में सहयोग देते हैं, एक दूसरे के कार्यों में मदद करते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन और संचार के साधनों में इतनी वृद्धि हो गई है कि भौगोलिक दूरी में कमी हो गई है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, विविधता हो गई है। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है सामुदायिक भावना को नष्ट किया जा रहा है और द्वितीयक संबंधों में वृद्धि हो गई, जिन कारणों से सामुदायिक भावना में कमी आ जाती है और उनकी विशेषताएं जो ये विशेषताएं ना विशेषतः नगरीय समुदाय में देखने को मिलती हैं। गांव में तो है जहाँ तक अभी ठीक है, लेकिन जो नगर होता है इनमें समुदाय की भावना कम हो जा रही है। समुदाय की विशेषता या लक्षण को देखते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समुदाय के आधारों के अलावा समुदाय की कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका तो समय के साथ स्वयं ही विकास होता है। जो समुदाय होता है ऐसा नहीं होता कि किसी को कह दे और वो जाके समुदाय बना ले, ऐसा नहीं होता। समुदाय तो बस अपने आप ही बन जाता है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी विशेषता है अस्थायीपन। समुदाय जो होता है एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि कोई भूकंप ना आ गए, बाढ़ ना आ गए, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जब तक आकर समुदाय को नष्ट नहीं कर देती है, तब तक समुदाय जो होता है वहीं पर बसा रहता है जहाँ पे वो रहता था। मतलब जो इनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था वो वहीं पर रहता है कि जब तक प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनको नष्ट ना कर दे। तीसरा विशेषता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक होता है विशिष्ट नाम होता है। जैसे कि कोई भी समुदाय ले लीजिए, उनका जो होता है अपना एक विशिष्ट नाम होता है और समुदाय के लोगों में हम की भावना पाई जाती है। और उन्हें बनाए रखने में प्रत्येक समुदाय के जो लोग होते हैं एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं और प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट इतिहास भी जुड़ा हुआ होता है। इसी कर्म में हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि समुदाय की विशेषता में एक विशेषता है मूर्तता। समुदाय जो है एक अमूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों की एक समूह के रूप में इसे देखा जाता है। यद्यपि समुदाय को हम मनुष्यों के समूह के रूप में तो देख सकते हैं, परंतु इनके नियमों को तो नहीं देखा जा सकता है। परंतु इनमें जो समुदाय में जो अपनत्व की भावना होती है इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते हैं। जो इनके नियम होते हैं उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो समुदाय के लोग होते हैं इनमें रहने वाले लोगों को इन नियमों को मानना पड़ता है। इसी क्रम में हम बढ़ाते हुए समुदाय की विशेषता को देखेंगे। अगला विशेषता है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का जो जीवन होता है या समुदाय का विकास जो होता है किसी एक या
किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। ये तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है, जहाँ पे अनेक समितियां होती हैं, अनेक संस्थाएं होती हैं जो समुदाय के व्यापक उच्च लक्ष्यों में पूर्ति में योगदान देती है। समुदाय की विशेषता में अगली विशेषता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय की कुछ सामान्य रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, विश्वास होते हैं एवं त्योहार होते हैं तथा संस्कार आदि होते हैं, जो इस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में एक ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और यहीं पर उसका संपूर्ण जीवन जो होता है खत्म होता है। समुदाय की विशेषताओं में अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग जो एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि समुदाय में सबके लिए सामान्य नियम होता है, सामान्य व्यवस्थाएं होती हैं, जिसके माध्यम से सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार पर निर्देशित किया जाता है, इनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। समांतर नियमों से निर्देशित होने के कारण ही समुदाय में जो होता है विशेष लोगों के साथ व्यवहार में कुछ समानता देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जो विशेष लोग होते हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट और जो विशेष नहीं होते हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है, सबके साथ एक नियम होते हैं, एक कानून होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं। समुदाय की अगली विशेषता में आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपने आप सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो समुदाय में लोग होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना काम स्वयं ही कर लेते हैं। जैसे कि कोई आदिम जनजाति हो या छोटा समूह हो जिनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, वो अपने काम को स्वयं कर लेते हैं। आजकल तो ग्रामों में भी जो होता है अलग अलग जो होते हैं समुदाय पाए जाते हैं। समुदाय की विशेषता में अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। जो समुदाय की विशेषता होती है उसमें अनिवार्य सदस्य, सभी लोग जो होते हैं अनिवार्य रूप से समुदाय के सदस्य होते हैं। इनमें ऐसा कोई नहीं होता जो ये कहे कि हम समुदाय के सदस्य नहीं हैं। समुदाय जो होता है उनकी विशेषताओं में अब परिवर्तन हो गया है, समुदाय का स्वरूप जो है बदल गया है। तो हम देखते हैं समुदाय का परिवर्तित स्वरूप। आजकल जो है आधुनिक युग में औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास के साथ प्राथमिक संबंधों के बजाय द्वितीयक संबंधों में वृद्धि की बहुलता के कारण संप्रदाय जो है काफी रूप में बदल गया। अब ऊपर बड़े विशेषताएं समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में समुदाय की विशेषताओं में निम्न परिवर्तन जो है आ गए हैं। सबसे पहला परिवर्तन है अब समुदाय का आकार या भौगोलिक विस्तार काफी बढ़ गया है। सभ्यता के विकास के साथ साथ छोटे समुदाय बड़े समुदाय के रूप में बदल गए हैं। दूसरी जो है समुदाय का परिवर्तित स्वरूप है आत्मनिर्भरता में कमी। आजकल तो समुदाय में आत्मनिर्भरता में भी कमी आ गई है। आज तो अधिकांश समुदाय औद्योगिक नवीकरण, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण आदि कारणों से अन्य समुदाय पर निर्भर हो गया है। इसी बदलते स्वरूप को देखते हुए सामुदायिक भावना में परिवर्तन हुआ है। जहाँ कुछ समय पूर्व तक प्रत्येक समुदाय के सदस्य दृढ़ सामुदायिक भावना में बंधे हुए थे, वहाँ अब ये भावना इसी समुदाय तक सीमित नहीं रही है। वर्तमान में व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों से अन्य रूप से समुदायों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हो गया है। बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए समुदाय का जो है समुदाय के भीतर आधुनिक समुदाय में जटिलता भी आ गई, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। वर्तमान में समुदाय के आकार में इतनी वृद्धि हुई है कि प्रत्येक समुदाय में अनेक छोटे छोटे समुदाय हो गए। किसी भी नगर, महानगर, उपनगर या बड़े खंड या मोहल्ले में अपने आप में पृथक समुदाय जो है हो गया है। समुदाय के बदलते स्वरूप में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ उसमें वर्तमान में बड़े समुदाय को सामान्य जीवन का क्षेत्र कहना कठिन है, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग क्षेत्र में वर्गों में अलग अलग प्रकार के जीवन देखने को मिलता है। अब तो यह कहा जा सकता है कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में समुदाय के आधारों या विशेषताओं में व्यक्तियों को समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना
कम हो गई है या इनमें अधिक मात्रा में जो है इनकी प्रमुखता हो गई है। अब तो इच्छाएं, आकांक्षाएं, हित या उद्देश्य समुदाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। अब हम देखेंगे सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण। ग्राम, जनजाति समूह, नगरीय समूह, राष्ट्र आदि समुदाय के उदाहरण हैं। इनमें समुदाय के प्रमुख संगठन के आधार जो है, इनमें अनेक विशेषताएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे समूह हैं अथवा ऐसे संगठन है जिसके संबंध में भ्रम पाया जाता है, जिनको हम समुदाय कहें या ना कहें, इसमें जो है इसमें जो है इसमें जो है एक मत नहीं है। विद्वानों का कहना है कि कुछ जो है समुदाय समुदाय है, कुछ में समुदाय के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ सीमावर्ती समुदाय है जिसमें समुदाय की भावना तो पाई जाती है, समुदाय की कुछ विशेषता पाई जाती है, कुछ विशेषता नहीं पाई जाती है। ऐसे उदाहरणों को हम सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत रखते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या सीमावर्ती समुदाय है। सबसे पहले है जाति। क्या जाति एक समुदाय है? जाति समुदाय है कि समुदाय नहीं है, इसमें भी जो है मतभेद है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। जात में समुदाय की विशेषता पाई जाती है। उदाहरण के रूप में जात में व्यक्तियों का जो होता है समूह होता है और साथ में इनमें अपने सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में हम की भावना जो है पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक नाम होता है, प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जाति जो है अपने लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों के कार्य के लिए होती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोगों को जाति को समुदाय मानते हैं, जो परंतु कुछ लोग हैं जाति को समुदाय नहीं मानते हैं। जाति को समुदाय मानने का एक प्रमुख कारण ये समुदाय नहीं मानने का एक प्रमुख कारण ये है कि जो जातियां होती हैं वो एक जगह एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करती। कुछ जातियां ऐसी है जो कई भौगोलिक क्षेत्रों में बटी हुई हैं। इनमें अनेक उपजातियां भी पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित न होकर उपजातियों में बट जाती है। कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम जाति को समुदाय नहीं कह सकते हैं। इसी क्रम में है क्या हम जेल को या बंदी गृह को समुदाय कह सकते हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं हम जेल को या बंदी गृह को समुदाय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जेल जो होता है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है, जो जेल होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है और इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधार पर मैकाइवर और पेज जो है जेल को समुदाय मानते हैं, परंतु हम मैकाइवर और पेज की बातों से सहमत नहीं है। इसमें जो होता है, जो जेल होता है, इसमें अपना ये इसका कार्य क्षेत्र होता है, इसमें हम की भावना तो पाई जाती है, पर इसमें जो इसके सदस्य होते हैं उनमें अपनत्व की भावना नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जेल समुदाय नहीं है। इसका कारण ये है कि जो जेल के कैदी है ना, उसमें हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या अपनत्व की भावना का जो होता है अभाव होता है। जेल में सबका जीवन सामान्य एक जैसा नहीं होता। अपराध की प्रकृति से अगर हम देखें तो जो अपराध होता है उसमें कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो विशिष्ट अपराधी होते हैं, जो विशिष्ट अपराधियों की श्रेणी में रखे जाते हैं। कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो सामान्य अपराधी हैं, उनको सामान्य अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है। व्यक्ति के जीवन की सभी जो अभिव्यक्तियां होती हैं प्रायः जेल में प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जो जेल होता है एक समुदाय नहीं होता है बल्कि एक समुदाय का अंग होता है। जेल को हम समिति जरूर कह सकते हैं जिसका की विशेष उद्देश्य होता है या जो विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण को हम देख रहे हैं और इनमें हम देख रहे हैं कि हम पड़ोस को समुदाय कह सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पड़ोस को समुदाय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषता पाई जाती थी। जो आदिम समाज थे उनमें समुदाय की विशेषता पाई जाती थी। कुछ गांव में पड़ोस आज भी जिंदा है, आज भी पड़ोस में समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु आप समुदाय की संख्या के लिए समुदाय की संख्या के जो समुदाय होता है वो पहले समुदाय था, आज समुदाय जो है समुदाय नहीं है।
हाँ, तो समुदाय सबसे पहले पड़ोस जो होता है उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। सबसे पहले पड़ोस का एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले पड़ोसियों का जो होता है, जो परिवार होते हैं, उनमें एक समूह था। सबसे पहले इस पड़ोसियों में सामुदायिक भावना पाई जाती थी, परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों में पड़ोस को निम्नलिखित कारणों से समझा नहीं कर सकते। सबसे पहला कारण है पड़ोस का सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं कहा जाना, क्योंकि पड़ोस में सामान्यताएं नहीं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा है नगरीय क्षेत्र के पड़ोसियों में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। जो पड़ोसी होते हैं नगरों में, इनमें हम की भावना नहीं पाई जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है आजकल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता है। अब तो जानबूझकर कॉलोनियां बसा ली जाती हैं, पड़ोस बसा लिए जाते हैं, जैसे कि बैंक कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर कॉलोनी, ऐसे करके बहुत सारी कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है। इन सब की वजह से, इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से हम समुदाय को और कुछ अपवादों को छोड़ दे तो ग्रामीण समुदाय में भी पड़ोस का ग्रामीण पड़ोसियों में भी अब समुदाय का अभाव पाया जाता है। अब हम समुदाय के प्रकार को देखते हैं दोस्तों। प्रोफेसर डेविस ने जो है प्रमुखतः समाज को दो भागों में बांटा है। पहला है आदिम सम, आदिम समाज या ग्रामीण समाज या नगरीय समाज और नगरीय समाज, नगरीय समुदाय। इनके अलावा अपने ग्रामीण और नगरीय समुदायों पर सविस्तार प्रकाश डाला है। अधिकांश मानव दो प्रकार के समुदाय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैकाइबर और पेज ने चार प्रकार के समुदाय बताए हैं। पहला है ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। मैकाइबर ने तीन प्रकार के बताए हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। जो बोगाडस है, बोगाडस ने चार प्रकार के समुदाय बताए हैं। पहला ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, उन्होंने समुदाय को जो है कि लघु समुदाय के रूप में बताया है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने लघु समुदाय को ही कृषक समुदाय के नाम से भी पुकारा है। अब हम समुदाय और समिति में अंतर देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं समुदाय और समिति में क्या अंतर है। सबसे पहले जो हम समुदाय को देखेंगे, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक होता है और समुदाय का स्वतः विकास हो जाता है। समुदाय में सदस्यों के सभी हित या उद्देश्य आ जाते हैं, अर्थात इनका कोई विशिष्ट हित या उद्देश्य नहीं होता है। समुदाय जो है व्यक्तियों का, जो समुदाय है उनमें व्यक्ति जो होते हैं, इनका समुदाय का अनिवार्य सदस्य होते हैं। कई बार में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है और समुदाय में अस्थायीपन होता है। समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है, इसी दृष्टि से यह अपने आप में साध्य न होकर एक साधन है। समुदाय सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है, इनमें सबके लिए एक नियम होते हैं और जो साधारणतः अपने आप में पूर्ण होते हैं। समुदाय सदस्यों की काफी संख्या होती है, यानी जो समुदाय होता है उनमें सदस्यों की काफी संख्या होती है। समुदाय का कोई निश्चित ढांचा या उनका कोई निश्चित जो होता है कि हम कह दें कि इसी ढांचे में समुदाय रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो दोस्तों अब हम देखेंगे समिति। समिति क्या होता है? समिति जो होता है, समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक होता है। समिति का विचार पूर्वक निर्माण किया जाता है, यानी कि इसे सोच समझकर बनाया जाता है। समिति में व्यक्ति के जीवन के सभी उद्देश्य या हित नहीं आते। यहाँ तो जीवन के किसी विशेष हित या उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, यानी कि जो समिति होती है वो किसी विशेष उद्देश्य या हित को लेकर बनाई जाती है। समिति के सदस्य ऐच्छिक होते हैं, यानी समिति के जो सदस्य होते हैं ये अगर इनका मन कर रहा है तो ये समिति में रह सकते हैं, नहीं मन कर रहा है तो समिति से हट सकते हैं। और एक ही व्यक्ति एक समय में कई समितियों का सदस्य होता है। समितियां सापेक्षतः और अस्थायी होते हैं, इनमें कभी भी परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी इनको परिवर्तित किया जा सकता है। समितियां विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती हैं, अतः यह साध्य नहीं होकर जो होती हैं एक साधन होती हैं। और समितियों के जो नियम होते हैं सामान्य नहीं होकर विशिष्ट होते हैं। समितियां जो होती हैं समुदाय का अंग होती हैं। समिति के साधारणतः न तो भाग होते हैं, ना ही तो इनके उपभाग होते हैं। समितियां
जो होती है समितियों के सदस्य काफी संख्या में समुदाय की तुलना में समानता कम होते हैं। समितियां जो होती हैं इनका अपना एक निश्चित ढांचा होता है, उनके सदस्य जो होते हैं निश्चित परिस्थितियों और भूमिकाओं में बंधे होते हैं। अब हम समुदाय और संस्था में अंतर देखेंगे। सबसे पहले हम समुदाय को देखेंगे। समुदाय जो होता है, समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है और समुदाय में सामुदायिक भावना का होना भी आवश्यक होता है। और समुदाय जो होता है व्यक्तियों का जो होता है समूह होता है और समुदाय से व्यक्तियों की सदस्यता का पता चलता है। समुदाय होता है जो इसमें संगठन पाया जाता है, जिसे संगठन का पता चलता है। समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सामान्य उद्देश्य होता है। सबके लिए सामान्य वही उद्देश्य होता है जिससे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन यहीं पे बीतता है। समुदाय साध्य नहीं होता है, बल्कि समुदाय समुदाय साध्य साध्य है, साधन नहीं। अर्थात जो है ये समुदाय साध्य है, इनका कोई साधन नहीं होता है। अर्थात यह सामान्य जीवन का क्षेत्र है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम नहीं होता। समुदाय मूर्त होता है। समुदाय में अनेक संस्थाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। अब हम संस्थाओं को देखते हैं। संस्थाओं के लिए निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है। संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है और संस्था से नियम और कार्य प्रणालियों का पता चलता है। संस्था से संगठन का नहीं, बल्कि कार्य प्रणालियों का पता चलता है और किसी विशिष्ट उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो होती है संस्था को बनाई जाती है, संस्था का विकास होता है। संस्थाएं जो होती हैं अमूर्त होती हैं। संस्थाएं जो होती हैं स्वयं समुदाय नहीं होकर बल्कि सामुदायिक जीवन का एक अंग होती हैं और सभी आवश्यकताओं को या उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम होती है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं और मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।